हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। SN1 रिएक्शन होता क्या है, उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं और उसके मैकेनिज्म में कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो आज हम वो सारे टॉपिक आज इस नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जान लेते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ठीक है, रिएजेंट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसमें, और फाइनली आपको प्रोडक्ट इसमें क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में कुछ जो टर्म है, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन में कौन कौन से यूज होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको 4 टर्म दिख रहे हैं। सबसे पहला सबस्ट्रेट है, सेकंड है रिएजेंट, एंड थर्ड है इंटरमीडिएट, एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन चारों टर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। और अगर आप लोगों ने 11th में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है तो ये बेसिक टर्म्स आपको अच्छे से पता होंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग पहले इनकी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई सबस्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होता है, जिन पे कोई रिएजेंट जाके अटैक करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट क्या होता है कि सब्सटेंस ऑन विच रिएजेंट अटैक। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है कि जिसपे रिएजेंट जो होते हैं जाके अटैक करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म आता है दैट इज रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होता है कि वो सब्सटेंस होता है जो जाके सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा है। देखो, जिस पे अटैक होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो जाके अटैक करेगा उसी को क्या बोलते हैं, रिएजेंट। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिखोगे, सब्सटेंस विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो अटैक कर रहा है उसको रिएजेंट, और जिसपे अटैक हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सिंपल सा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम लोग रिएजेंट की बात कर देते हैं कि रिएजेंट यहाँ पर अपने 2 टाइप के पड़ेंगे। ठीक है, रिएजेंट SN1 SN2 में आपको जनरली 2 टाइप के फेमस रिएजेंट हैं। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको डिनोट किया जाता है क्या, E+ से। ठीक है, E+ से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफाइल, जिसको NU और माइनस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसे बनाते चलता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल E+ और न्यूक्लियोफाइल क्या बोलते हैं, NU माइनस से डिनोट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा 11th में चलिए। 11th में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ने ये अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, दीज स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीच जो होते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को लोइस एसिड की तरह काम करता है। तो ये क्या हुए, लोइस एसिड। इतनी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनर, अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही तो डोनेट करेगा, ये थोड़ी डोनेट करेगा, ये तो खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मतलब लोन पेयर डोनर होते हैं जो देते हैं। और ये किसकी तरह काम करते हैं, लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर इसको अटैक करना हो तो किस साइड पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो अगर इसकी अटैक करने की बारी आएगी तो उस साइड पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मीन्स
न्यूक्लियोफिलिक साइट पे करेगा। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए और आई थिंक आपको पता भी होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट। जैसा कि नाम ही पता है इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में बनता है उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में यहाँ पर आपको कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला है कार्बोकैटायन। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंड वन इज, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं, ये पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वन इज कार्बन आयन। ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिनोट करते हैं कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज से। कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। ठीक है, ये सब टर्म आप लोगों ने सुना होगा, फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के ऊपर क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री रेडिकल। अगर मैं बात करूँ इनकी स्टेबिलिटी की, तो आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन होता है, इसी तरह से कार्बन आयन होता है, इसी तरह से फ्री रेडिकल होते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, अगर बात करें किसकी, स्टेबिलिटी की, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो आपको अच्छे से पता हो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर क्या होता है प्राइमरी, और सबसे कम क्या होगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन, मतलब मिथाइल यहाँ पे, सॉरी मिथाइल हो, कार्बन हो और यहाँ पे फ्री रेडिकल हो। उसके बाद क्या आता है, RX आ जाता है। ठीक है, ये हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन में। और कार्बोकैटायन का और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चा लोग, सेम होता है। मतलब मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूँ, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और यहाँ से RX। ठीक है, तो इनके और इनकी स्टेबिलिटी का ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होगा। अब कार्बन आयन क्या होता है, वो जस्ट अपोजिट, इसका रीजन क्या वो नहीं पता, वहां पर आपको पता होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और कोई भी स्टेबल हमें क्या, जैसे पॉजिटिव चार्ज जितना जल्दी न्यूट्रलाइज होगा, वहां पर मिथाइल ग्रुप क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, ये सब फैक्टर्स थे। तो वो सब मैं टच नहीं कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि आपको चीजें जो पढ़े हो। तो कार्बन आयन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RX जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे लेस स्टेबिलिटी की होगी टर्सरी कार्बन आयन की। ठीक है, बात समझ में आया। इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, कार्बोकैटायन पर अगर +3 चार्ज है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बन के प्लस चार्ज, फिर यहाँ पर मान लीजिए H है, फिर मान लीजिए H है, फिर मान लीजिए H है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 आएगा। और इसी तरह से फ्री रेडिकल में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए H है, H है, H है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, तो इसके भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। बट अगर कार्बन आयन है, इस तरह से है, H H H और इस पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया होगा, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। बात समझ में, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। ठीक है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, इसका sp2 होगा, इसका क्या होगा, sp2 होगा। इन दोनों का ट्राइगोनल प्लेनर सब होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में आप लोग को पता ही होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग ने सबस्ट्रेट की बात कर लिया, रिएजेंट की बात कर लिया, ठीक है, और इंटरमीडिएट की बात कर। प्रोडक्ट तो उसमें कोई बताने लायक है नहीं, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट की, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में जनरली हमें 2 टाइप पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक अपने को क्या है, पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा क्या पढ़ना है अपने को, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और जिनका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो गया, दो बॉन्डेड एटम के बीच, उसका क्या होगा, नॉन पोलर हो गया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जैसे जो सेम एटम, जैसे मान लीजिए O2 है, Cl2, ये सेम एटम के बने, इनका दोनों सेम एटम, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे बात करें Cl तो दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो बॉन्ड जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी है जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये भी डिफाइन करते हैं। नॉन पोलर को डिफाइन तो बहुत सारे तरीके, जैसे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए,
तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इससे बात करें हम CO2 की, जिनका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है CH4 के, जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो नॉन पोलर में आ जाएगा। पोलर का मतलब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, नॉट इक्वल टू, जैसे HCl हो गया, ठीक है, H2O हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ROH, ये सब क्या हो, सॉरी ये सब क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट की हम बात करें, पोलर सॉल्वेंट में ही हमें मेन चीज पढ़ना है। तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है आपका पोलर, ये काम की चीज है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस H+ आयन, प्रोड्यूस बोल सकते हो, रिलीज कि प्रोड्यूस H+ आयन। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे H2O है, ठीक है, पोलर भी है, प्रोटिक H+ आयन रिलीज करेगा। अल्कोहल की बात करें, ROH, पोलर भी है, यहाँ पर H+ आयन रिलीज करेगा। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो यहाँ पर भी क्या है, पोलैरिटी भी है OH के बीच, और H+ आयन भी रिलीज करेगा। ये सब किस में आ जाएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। दूसरा यहाँ पर क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये SN1 में आएगा, ये SN2 में आएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉट प्रोड्यूस, नॉट, नो H+ आयन, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नो H+ आयन प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट, जैसे एक एग्जांपल आपका एसीटोन है, CH3COCH3 एसीटोन, आपको सबको 9-10 से ही जानते होंगे, 10 से जानते हो, 9 से बहुत नहीं जानते होंगे। तो एसीटोन हो गया, इसमें एक आता है DMS, बहुत फेमस है, तो इसका नाम DMS शॉर्ट में लिखा रहता है। क्या होता है ये सेम टू सेम होता है, बस CO के प्लेस पे क्या SO आ जाएगा, उसी को बोलते हैं DMS। तो C3 और यहाँ से सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या CH3, तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसी को बोला जाता है DMS। तो ये हो गए कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको SN1 रिएक्शन में कुछ यूज आएंगे और कुछ नहीं भी आएंगे, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए कुछ बेसिक चीज। अब हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो हम लोग बात करें SN1 रिएक्शन में, तो SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी हम लोग समझेंगे। पहले उससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, जितने भी SN1 रिएक्शन से रिलेटेड पॉइंट है वो पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उसके बाद उसको हम लोग मैकेनिज्म से डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ जो पॉइंट लिख रहा हूँ SN1 रिएक्शन से रिलेटेड, पॉइंट को पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला SN1 रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। एंड 1, जो 1 लिखा है उसका मतलब 1 है, क्या यूनिमोलिकुलर की वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। क्यों होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। इसका नाम क्या होगा, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, ये लोग हम लोग समझेंगे डिटेल में, इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी बस पॉइंट लिख रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जिसको रेट से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न कि न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अल्काइल हैलाइड कैसा है, कि सेकेंडरी है, कि प्राइमरी है, कि टर्सरी है, उस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ क्या करता है, Rx पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके पावर में क्या है, 1 है। तो अब पावर 1 है तो रेट, आपको रेट लॉ ऑफ इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में होता है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं कि SN1 रिएक्शन की मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, वहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये हो गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होता है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट,
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आपसे पूछ सकता है कि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने पहले ही बता दी, कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड किसका होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अभी हमने डिस्कस किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जैसे वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ROH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जो पोलैरिटी भी होती है और वो H+ आयन रिलीज होते हैं, उनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो गया इसमें 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ये सब पॉइंट का यूज आप डिफरेंस में भी कर सकते हो SN1 और SN2 का। अगर SN1 का पॉइंट पता है तो SN2 का जस्ट अपोजिट मोस्ट ऑफ हो जाएगा। 2 स्टेप रिएक्शन है SN1, तो SN2 क्या होगा, 1 स्टेप रिएक्शन होगा। 2 स्टेप इसमें रिएक्शन होता है, ये थोड़ा सा जानते रहिए आप कि स्टेप 1 में क्या होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता। और स्टेप 2 जो होता है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। ओके, तो ये स्टेप 1 जो होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप आपको अच्छे से पता है क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, ये चीज पता है। ये स्टेप जो बनता है वो क्या, न्यूक्लियोफाइल फटाक से जाके अटैक कर देता है, कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रेसमिक मिक्सचर बनता है, रेसमिक मिक्सचर। ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड डीओ जो बनता है उसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक इसमें रिटेंशन भी होता है और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन भी होता है। ये सिर्फ क्या चीज होता है वो लोग हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा, जैसे मान लीजिए टर्सरी है आपके पास, ठीक है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड इस तरह से है, यहाँ पर R हो गया, तो टर्सरी वाले की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेकेंडरी की हो जाएगी, और उसके बाद किसकी हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी, H यहाँ पर। उसके बाद किसका हो जाएगा, सिंपल सा अल्काइल का। जैसे टर्सरी आपको पता है, सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है। ये कुछ रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप पूछ ली, लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन के साथ अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा RI का हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, RBr का हो जाएगा, उसके बाद RCl का हो जाएगा, उसके बाद RF हो जाएगा, ठीक है। तो ये SN1 SN2 के लिए दोनों कॉमन होता है। और सिंपल आप सोच भी सकते हैं, लिविंग ग्रुप मतलब जो कितना आसानी से लिव हो जा रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर RX R सभी में कॉमन है, तो I का साइज यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, इसको कौन से बना सकते हैं, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा लिविंग ग्रुप भी क्या होगा, उतना अच्छा लिविंग होगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप ऐसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा लिविंग ग्रुप भी क्या होगा, उतना अच्छा होगा। तो ये दोनों में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। पॉइंट हो गए बेसिक पॉइंट, ये पॉइंट आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। SN1 रिएक्शन से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट हैं, आप इन सारे पॉइंट को, हर एक पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की तरह आप ट्रीट करिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो भी समझेंगे। इसका ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी कैसे बना रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हुआ, फिर वहाँ पे कार्बोकेटायन कैसे बन रहा है, किस तरह से ये रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ये सब हम लोग मैकेनिज्म जो पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है मैकेनिज्म की हम बात करें, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर ले लीजिए या फिर अल्कोहल ले लीजिए या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, टर्सरी कोई अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, कोई टर्सरी हम लोग अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चलो ये चीज ले लिया कि CH3 टर्ट और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Br। चलिए हम ये भी टर्सरी जो होता है
SN1 रिएक्शन क्या होता है, फास्ट देता है। तो यही एग्जांपल लेके हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये इसके पास क्या है, टेट्रावैलेंसी है, एक ब्रोमीन है, बाकी क्या है 3 CH3 अटैच है, 3 मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पर देखिए, आपको अच्छे से ये चीज 11th क्लास में पढ़ा होगा कि यहाँ पर जैसे दो क्या क्या होते हैं, सेम प्लेन पे होते हैं, और एक क्या होता है एबोव द प्लेन, और एक क्या होता है बिलो द प्लेन होता है। कुछ इस तरह से आप लोग ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो CH3 और यहाँ से इसको भी क्या कर लेते हैं CH3, ठीक है। तो सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर क्या होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो यहाँ पर H2O ले लिया, इसके प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, कार्बन और ब्रोमीन में यहाँ पे क्या है पोलैरिटी है। ये दोनों लाइन जो सिंगल लाइन है वो डिनोट करती है कि ऑन द प्लेन, बोल्ड पे है मतलब ये समझ लीजिए प्लेन है, और ये जो डैश वाली लाइन है वो क्या है बिलो द प्लेन है, और ये सॉलिड लाइन है क्या है एबोव से ऊपर मतलब क्या है एबोव द प्लेन है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या होगा, sp3 होगा, इसको रोटेट कर दो तो टेट्राहेड्रल शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना क्या हुआ टर्सरी कार्बन हो गया, ये चीज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या हो रहा है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे वाटर ले लिया, तो सीधा सा क्या होगा ये जो बॉन्ड है कार्बन एंड ब्रोमीन का वो बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा, और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों, ये जब पोलैरिटी है यहाँ पर, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव प्लस चार्ज इसके पास। स्टेप में क्या होगा अब देखिए, ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कार्बन के पास से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, और इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। CH3 और CH3 और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है, ठीक है, क्योंकि टेट्रावैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट है और 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है, टेट्राहेड्रल शेप है। अब जैसे ही ब्रोमीन यहाँ से निकल गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या है प्लस चार्ज आया। अब जरा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन आप देखो तो यहाँ से क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2, और sp2 का शेप कैसा आता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप ऐसा ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या बन गया कार्बोकेटायन, ये क्या है कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल का कोई यूज नहीं है, सिर्फ क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। और फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ये भी आपको जानना है स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ने पढ़ा होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके ऊपर अब कौन आएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, स्टेप 2 में क्या होगा कि अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन मिला है उस पर जाके अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन है और ये क्या है प्लेनर है, मतलब ये सेम प्लेन पे है तीनों, यहाँ पर क्या है सेम प्लेन पे है और इसके ऊपर क्या है प्लस चार्ज है। अब जरा सोचिए ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ये स्टेप क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है, तुरंत अटैक करता है। अब देखिए जरा सोचिए कि ये क्या है तीनों सेम प्लेन पे हैं, ये तीनों सेम प्लेन पे है, तो ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। जब फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या होगा, यहाँ पर रिटेंशन का फॉर्मेशन होता है, और अगर बैक साइड से फॉर्म करेगा तो उसका क्या होगा इन्वर्जन फॉर्मेशन होता है।
कुछ इस तरह से समझिए। रिटेंशन का मतलब क्या है कि ये जैसा भी मॉलिक्यूल, ये जब इस पे अटैक होगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, मतलब कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा। अब जरा सोचिए रिटेंशन इन्वर्जन का मतलब क्या है। पहले मैं प्रोडक्ट बना देता, जैसे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक किया, फ्रंट साइड से, तो क्या होगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये इनका शेप कैसा आएगा, सिमिलरली इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अटैक किया तो ब्रोमीन के प्लेस पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, बाकी ये तीनों ग्रुप इस तरह से हो जाएंगे। तो अगर फ्रंट साइड से करा तो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा, बाकी जो तीन है CH3 वो जैसा इनिशियल फर्स्ट स्टेप में थे उस तरह से आ जाएंगे। इसको बोला जाता है क्या, रिटेंशन। इसको क्या बोला जाता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिटेन करना, ठीक है। रिटेन मतलब जैसा था वैसा ही, बस ब्रोमीन गया न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसी को बोलते हैं रिटेंशन। और अगर बैक साइड से अटैक करें, ठीक है, बैक साइड से अटैक करेगा तो होगा क्या, कुछ इसका इन्वर्जन का मतलब जस्ट उल्टा, ये वाले तीनों उधर हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड का मतलब ये वाला इधर हटाएगा तो ये तीनों क्या होंगे, इस तरह से हो जाएंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, CH3 और CH3 और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आपका रिटेंशन। और ये क्या हुआ, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। ये हो गया अपना इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है, इधर से भी और इधर से भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इसीलिए इसको इसी क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें क्या होते हैं, इक्वल रिटेंशन, इक्वल इन्वर्जन। इक्वल रिटेंशन मतलब जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उतना ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है रेसमिक मिक्सचर। और SN2 में क्या सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन बनता है, ठीक है। SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, बट आपके SN2 रिएक्शन में क्या बनता है, सिर्फ इन्वर्जन बनता है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 क्यों था। क्योंकि देखिए आप फर्स्ट स्टेप में बात करो तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहीं यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आया है, तो यहाँ पर जो रेट इसका लिखोगे तो रेट तो यही आएगा ना, इसका रेट लिखोगे तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, और यहाँ पर ये चीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CH3 थ्राइस, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Br, इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। ऑर्डर ऑफ और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर, ये तो सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पर अटैक कर रहा है। बट SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसका मॉलिक्युलरिटी एंड रेट ऑफ रिएक्शन 1 आता है, किसका, SN1 रिएक्शन का। रेशियो पिक्चर क्या होता है कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, मतलब डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी इक्वल प्रोपोर्शन बनते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा। तो आपको पूछ सकता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लोवेस्ट स्टेप में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको पता ही है, कार्बोकेटायन। आपको पूछ सकता है फर्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंजेस आता है, तो यहाँ से sp3 से क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, अगर पूछे इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट के हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि इनिशियल में भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है, और यहाँ जो फाइनल बना है यहाँ पर भी क्या है, sp3 है। चाहे आप इन्वर्जन ले लो और चाहे यहाँ पर रिटेंशन ले लो, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, sp3 है। तो आई थिंक आपको SN1 रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बेसिक जो पॉइंट्स थे वो भी क्लियर कर दिए। बाकी इसका जो मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपका प्रोडक्ट बना लेता है। 2 पॉसिबिलिटी होती है, फ्रंट साइड से करेगा तो वहां पर रिटेंशन बनता है, और अगर बैक साइड से करेगा तो वहां पर इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग बस पढ़ते रहिए।
और कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के उसके बाद उस पर क्वेश्चन करिए तो 100% आपका नॉलेज और क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है, जो ऑर्गेनिक से डर लगता है, वो भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करा करो, किसी भी चैप्टर के, मान लीजिए रिवीजन करना है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले जो किसी भी चैप्टर के, ऑर्गेनिक चैप्टर में जो नेम रिएक्शन है, जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे SN1 SN2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग होने लगेगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेहनत कर रहे हैं हम, तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।